स्टूडेंट, आज मैं आपको सीटेट के ईवीएस का चैप्टर 4 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है जल। पिछले 3 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आज मैं आपको जल के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्य यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 जल। देखिए, जल न सिर्फ मानव के लिए बुनियादी जरूरत है बल्कि यह जीव जंतु एवं वनस्पतियों के विकास के लिए भी एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन में विविधता को निर्धारित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जल जो है हमारे जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, जो क्या कहते हैं जिसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है। सभी जीव जंतुओं का जीवन जल के ऊपर निर्भर करता है और यह एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति द्वारा उपहार में मिला हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट, पृथ्वी पर लगभग 71% जल आच्छादित है जो अधिकतर महासागरों व अन्य बड़े जल निकायों का हिस्सा होता है। इसके अतिरिक्त 1.6% भूमिगत जल है। कितना? 1.6%। मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट कर रखा है। इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। और भूमिगत जल कितना है हमारा? 1.6%। और जलवाष्प व बादल के रूप में पाया जाने वाला जल कितना है? 0.001%। कितना है? 0.001%। आगे देखिए, महासागरों और समुद्री जल खारा होने के कारण अनुपयोगी होता है। महासागरों का जल अनुपयोगी होता है। शुद्ध जल बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों पर और बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। शुद्ध जल कैसे कहाँ पाया जाता है? बर्फ से ढके हुए पहाड़ों पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, जल पृथ्वी पर प्राकृतिक के रूप में 3 अवस्थाओं में मिलता है। नंबर 1, महासागरों के रूप में लवणीय जल होता है जो क्या कहते हैं अनुपयोगी होता है। यह कितना होता है? 97%। दूसरा है बर्फ के रूप में, ये क्या होता है? अलवणीय जल होता है, अनुपयोगी होता है। अलवणीय तो होता है लेकिन अनुपयोगी होता है। ये कितना पाया जाता है? 2%। और भूमिगत नदियों व झीलों के रूप में अलवणीय जल होता है और ये ही 1% क्या होता है हमारे लिए उपयोगी होता है। कितना होता है? ये 1%। हमारे लिए उपयोगी जल कितना है? 1%। वायुमंडल में विद्यमान जल की मात्रा को भाप व आर्द्रता के रूप में हाइग्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। किसकी सहायता से मापा जाता है? हाइग्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। समुद्री जल नमक उत्पादन का एक अच्छा स्रोत है जो वाष्पीकरण द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? वाष्पीकरण के द्वारा बनता है समुद्री जल। नेक्स्ट देखिए, 21वां एजेंडा 1992 में ब्राजील में यूएन कॉन्फ्रेंस में जल दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाने का निर्णय हुआ। कितने मार्च को हुआ? 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ। और 1993 में पहली बार 22 मार्च को जल दिवस मनाया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही पॉइंट्स इनको बहुत याद रखिएगा, ये अक्सर पूछे जाते हैं। जल एक यौगिक है जो ठोस, द्रव्य, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। कैसा है? जल एक यौगिक है। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन बनता है जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। इसका रासायनिक सूत्र H2O है। देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सभी पॉइंट को आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर क्या होता है? जल जमकर बर्फ बन जाता है। क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जमकर बर्फ बन जाता है। और जल का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलने लगता है। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध जल स्वादहीन, गंधहीन, पारदर्शी होता है। जल एक अच्छा विलायक है, जिसमें वह घुलता है उसके गुणों को आत्मसात कर लेता है। क्या करता है? जैसे ही जिसमें घुलता है उसके गुणों को वह अपना लेता है। नेक्स्ट देखिए, जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर फैलता नहीं है। क्या है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये नहीं शब्द का बहुत ध्यान रखा करिए पढ़ते समय। क्या होता है? 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल गर्म करने पर जल फैलता नहीं, सिकुड़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होने के कारण ठंडे प्रदेशों में झील की सतह पर बर्फ जमने के बाद भी नीचे पानी नहीं जमता है। यही कारण है कि जो हमने देखा होगा ठंडे प्रदेशों में जो झीलें होती हैं उसके ऊपर तो बर्फ जम जाता है और नीचे जो है पानी चलता है और उसमें क्या कहते हैं मछलियां दिखाई देती हैं।
अब देखिए ये नेक्स्ट देखिए, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, यह जल में तैरता है। बर्फ का घनत्व क्या होता है? जल से कम होता है, जल में यह तैरता है। जल में कुछ ऐसी वस्तुएं तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं। ऐसा किस कारण होता है? उनके घनत्व के कारण। जैसे कुछ वस्तुएं जिनका घनत्व कम होता है, ज्यादा होता है, उसके कारण वो डूब जाती हैं और कुछ तैरती रहती हैं, तो ऐसा उनके घनत्व के कारण होता है। मृत सागर की लवणता सर्वाधिक होती है 300 ग्राम प्रति लीटर। कितनी होती है सर्वाधिक? 300 ग्राम प्रति लीटर। इसमें कोई भी मनुष्य डूबता नहीं है। क्या होता है? कोई भी मनुष्य डूबता नहीं है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जल के प्रकार, मृदु जल और कठोर जल। समुद्री जल कैसा होता है? कठोर जल होता है। समुद्री जल कैसा होता है? कठोर जल। जल की प्राप्ति के स्रोत, कुआं, नहर, नदी, तालाब, समुद्र, चश्मा, झील व बारिश। अब देखिए इसमें सारे शब्द आपके सुने हुए हैं। कुआं भी देखा होगा, नहर भी देखी होगी, नदी भी, तालाब भी, समुद्र भी, झील भी और बारिश भी। अब रहा आपका चश्मा, तो देखिए चश्मे को मैंने एक्सप्लेन करा है। चश्मा क्या होता है? चश्मा जैसे दो पहाड़ होते हैं, दो पहाड़ियां होती हैं और उनके बीच में जो जल इकट्ठा हो जाता है, क्या होता है? बीच में जो जल इकट्ठा हो जाता है उसको चश्मा कहते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? दो पहाड़ियों के बीच में इकट्ठा पानी जहां होता है उसे चश्मा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर 2/3 जल का बना हुआ होता है। क्या होता है? 2/3 भाग जल का बना हुआ होता है। रक्त में 80% जल पाया जाता है। कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 80%। नदी में ताजे जल की मछलियां कौन कौन सी हैं? ये नाम ध्यान रखिएगा। रोहू, कटला, मांगुर, टेरिका। इसमें क्या कर देंगे? आपको तीन नाम दे देंगे। एक गायब कर देंगे या एक दे देंगे, 3 गायब कर देंगे तो इसकी पूछे जाएंगे कि इसमें से कौन सी है। ये भी पूछा जा सकता है इसमें से कौन सी नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है? इसके मछलियों के नाम याद रखना है। रोहू, कटला, मांगुर और टेरिका। ये क्या है? ताजे जल में पाई जाने वाली मछलियां हैं। जीव जल में घुली ऑक्सीजन के कारण जीवित रहते हैं। कैसे जीवित रहते हैं? जल में घुली ऑक्सीजन के कारण। ताजे जल का 1% जल पीने योग्य होता है। ताजे जल का 1% जल पीने योग्य होता है। देखिए ये पीने योग्य मतलब पीने वाले जल को क्या कहते हैं? पीने योग्य जल। यह क्वेश्चन जो है यूपी टेट में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। जो पीने का पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं? पीने योग्य जल। यूट्रिफिकेशन, जल में O2 की कमी से जलीय जीव मर जाते हैं। किस गंदे पानी में कालीफार्म बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? कालीफार्म बैक्टीरिया। अब देखिए भीमा संघ। भीमा संघ क्या है? कर्नाटक के होलगुंडी गांव जिसमें बच्चे भी शामिल है। ये एक संस्था होती है। क्या होती है? यह एक संस्था है जिससे जल से संबंधित कार्य किया जाता है। तो क्या है? भीमा संघ भी एक संस्था का नाम है जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। यह कर्नाटक के होलगुंडी गांव में है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। 1 kg गेहूं को 15,000 लीटर पानी उत्पादन के लिए चाहिए। एक kg गेहूं कितने लीटर पानी में उगता है? 15,000 लीटर पानी में। तो आप अपना गणित लगा लेना कि कितना, अगर आपसे पूछा जाए 2 kg के लिए या 50 kg के लिए तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखिए COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या नाम है? COD की फुल फॉर्म क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और DO की डिसॉल्व ऑक्सीजन। यह दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। क्या होता है? एक साथ प्रयोग होता है। जिससे क्या करते हैं? जिसमें पानी में परजीवी या ऑक्सीजन व प्रदूषण को मापा जाता है। किससे मापा जाता है? परजीवी, ऑक्सीजन व प्रदूषण को मापा जाता है। और BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, नदियों व तालाबों के प्रदूषक स्तर को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? प्रदूषक स्तरों को मापा जाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी को मापा जाता है। अब देखिए जल चक्र। जल चक्र क्या है? एक रूप से दूसरे रूप, एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की प्रक्रिया चक्रीय प्रक्रिया है। इसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता वरन एक रूप व स्थान में परिवर्तित होते रहते हैं। क्या होता है? इसमें जल का क्षय नहीं होता है। यह एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, फिर चक्र होता है, फिर पानी, फिर एक दूसरे रूप में बदलते हैं और स्थान का परिवर्तन होता है। जैसे देखिए ये क्या है? वाष्पन। सबसे पहले क्या होता है? हमारा वाष्पन होता है। क्या होता है? जिसको मैंने एक डायग्राम और चित्र के माध्यम से बताया है। देखिए जल, वायु,
मंडल में जाता है, फिर वायुमंडल से जलमंडल में आता है। ये क्या होता है? जल चक्र। अब आप देखिए वाष्पन, ये लाइन, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस लाइन को ऑप्शन में देके और क्वेश्चन बना देते हैं। देखिए वाष्पन होता है सबसे पहले, फिर वर्षा होती है, फिर संघनन होता है, बादल होते हैं, पहले भाप बन के उड़ती है, फिर बारिश के जरिए, बूंदों के जरिए जल आता है, फिर वे संघनन होता है, फिर बादल बनते हैं। तो ये क्या होता है? जल चक्र हमारा चलता रहता है और जल जो है एक रूप से दूसरे रूप में और स्थान में परिवर्तित होता रहता है। अब देखिए क्लोरीन की मात्रा बढ़ने पर जल पीने योग्य नहीं रहता। किसकी मात्रा बढ़ने पर? क्लोरीन की मात्रा बढ़ने पर जल पीने योग्य नहीं रहता। नेक्स्ट, जल में अवांछित व हानिकारक पदार्थों का मिल जाना ही जल प्रदूषण है। इसके कारण जल की गुणवत्ता घट जाती है। जल प्रदूषण होगा तो उसकी जल की गुणवत्ता जो है वह घट जाएगी। घरेलू अपशिष्ट, मलमूत्र, साबुन के झाग, खेतों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कारखानों से निकलने वाला कचरा, रसायन, गर्म जल का शुद्ध जल में मिलने के कारण जल प्रदूषण होता है। देखिए जल प्रदूषण के विभिन्न निम्नलिखित कारण यहाँ बताए गए हैं, किन किन कारणों से जल प्रदूषण होता है। अब देखिए दूषित जल पीने से क्या होता है? दूषित जल पीने से डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और हैजा होता है। जल में पारे के घुलने से मिनीमाता रोग होता है। जल में कैडमिन के घुलने से इटाइटाई रोग होता है। यह तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अक्सर जल के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जल में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए पानी को उबालकर पीना चाहिए। पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें फिटकरी भी डाली जाती है, जिससे जल में उपस्थित गंदगी नीचे बैठ जाती है। पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकरी डालते हैं, जिससे उसमें उपस्थित गंदगी नीचे बैठ जाती है। अब नेक्स्ट देखिए, मलेरिया। मलेरिया एक रोग है जो पानी से होता है, मच्छरों से होता है। कैसे होता है? पानी में मच्छर पैदा होते हैं, उनसे होता है। तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने 1902 में करी थी। क्या होता है? यह खोज की थी उन्होंने कि मच्छर जो है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर होता है? एनाफिलीज नामक मच्छर होता है। यानी मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी 1902 में। और उन्होंने यह पता करा था कि क्या कहते हैं, मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और ये कौन सा मच्छर होता है? एनाफिलीज नामक मच्छर होता है। मच्छर कैसे पैदा होते हैं? देखिए वर्षा के एकत्र जल, जहां जलवायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है वहां पैदा होते हैं। या तो जल एकत्र होता है वहां पैदा होते हैं, और जहां क्या कहते हैं, आर्द्रता पाई जाती है, नमी पाई जाती है जलवायु में, वहां अधिक मात्रा में पैदा होते हैं। जैसे देखिए एकत्र जल में मिट्टी का तेल का छिड़काव किया जाता है। एकत्र जल में मिट्टी के तेल का छिड़काव क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें क्या होती है, मच्छरों की प्रजनन शक्ति जो होती है ना, वह कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? प्रजनन शक्ति उनकी कम हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट, तालाब, कुओं, झीलों और सीढ़ीदार कुआं, बावली में जल को सुरक्षित रखते हैं। कैसे रखते हैं? जल को संरक्षित रखते हैं। इसमें जल को पाइपों के माध्यम से जमीन के अंदर बने गड्ढों में संग्रहित कर रख सकते हैं। बर्फ के गिलास की सतह पर पानी का आना क्या कहलाता है? द्रवीकरण। क्या कहलाता है? द्रवीकरण। पानी पंचायत, पानी संरक्षण 1972 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? महाराष्ट्र में। देखिए जल संरक्षण से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तरुण भारत संघ, यह संस्था राजस्थान में कार्यरत है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह इसी संस्था से संबंधित है। इसमें सूखे पड़े तालाबों को डांडी माई प्रयास के द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है। क्या लिखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? डांडी माई प्रयास किसके द्वारा निर्मित किया गया है? डांडी माई प्रयास के द्वारा निर्मित किया गया है। अब ये भीम संघ के मैंने आपको पहले बताया था, अभी पढ़ाया है इसी में। भीम संघ यह संस्था कर्नाटक के होलगुंडी में कार्यरत है, जो बच्चों की एक विशेष संस्था है। अब देखिए नेक्स्ट है स्पर्श गंगा अभियान। स्पर्श गंगा अभियान कहाँ है? उत्तराखंड में। 1 ग्राम बर्फ पिघलने के लिए 336 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कितनी? 336 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो सीटेट में पिछले वर्षों में पूछे भी गए हैं। अब देखिए पृथ्वी पर, पहला प्रश्न, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल स्रोतों में जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी है? कितना जल क्या पूछा है? उपयोगी नहीं पूछा है, अनुपयोगी पूछा है। तो कितना जल? 1%, 99%, 49% या 2%। तो हमारा कितना
उपयोगी है 1%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुपयोगी पूछा है तो हमारा कितना जल हमारे लिए अनुपयोगी है पृथ्वी पर स्थित 99%। तो इसका सेकंड ऑप्शन ठीक आंसर होगा, करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन कौन से हैं? पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत भूमिगत, नंबर 1 भूमिगत जल, नंबर 2 नदियां, नंबर 3 झील एवं तालाब, नंबर 4 ये सभी। तो इसमें जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। भूमिगत जल, नदियां, झील, तालाब हमारे शुद्ध जल के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह का संबंध किस संस्था से? अभी मैंने पढ़ाया है 2 मिनट पहले। तो इसका संबंध हमारा किससे है? तरुण भारत संघ से, सेकंड है चिपको आंदोलन से, थर्ड है भीम संघ से, चौथा है ये सभी से। तो इसमें किससे है हमारा संबंध? तरुण भारत संघ से। तो इसमें फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, दूषित जल में फिटकरी डालने से जल साफ हो जाता है। नंबर 2 अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। नंबर 3 बीमारियां दूर हो जाती हैं। नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने पढ़ाया था दूषित जल में फिटकरी डालने से अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, यह क्वेश्चन जून 2011 में पूछा भी गया है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कुछ चीजें जो है पानी में डूब जाती हैं, कुछ तैरती हैं, वह उनके घनत्व के कारण होता है। तो अब इसमें ऑप्शन चेक कर लीजिए आप। निम्नलिखित नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। नींबू सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। और फोर्थ ऑप्शन है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो इसमें क्या होता है, क्या पूछा है? नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि नमकीन पानी जो है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, नमकीन पानी में नींबू तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये जुलाई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द, अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। तो रजत किस रोग से पीड़ित है? क्या क्या होता है उसे? कपकपी आती है, बुखार होता है, सिर दर्द होता है, अंत में पसीना आता है। यह उसके संग बार बार होता है। कैसे होता है? बार बार होता है। तो क्या होता है, रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने उसे कड़वी कड़वी दवाइयां दी हैं। तो उसे कौन सा रोग है? फर्स्ट ऑप्शन है मलेरिया, सेकंड है म्यादी बुखार, थर्ड है अतिसार, फोर्थ है हैजा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऐसा हमारा किसमें होता है? मलेरिया में। किसमें होता है? मलेरिया में। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह सितंबर 2016 में पूछा गया है। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? मतलब बच्चों को वाष्पीकरण बच्चे जानते हैं, हमें उसका आकलन करना है, तो हम कौन सा प्रश्न दे उनके लिए जो अधिक हित है, मतलब जिससे हमें सही आंसर मिल जाए। तो पहला ऑप्शन क्या है? जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। सेकंड क्या है? क्या क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। थर्ड ऑप्शन है जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। फोर्थ ऑप्शन है जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। तो हमारा इसमें क्या है? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें क्या है? जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब हम बच्चों को देंगे तो वह जो है वाष्पीकरण के विषय में जो भी अपनी लिखेंगे उस सोच का हमें पता लग जाएगा। तो आप देखिए एर्थ क्वेश्चन है, जल से बाहर निकल जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्यों मर जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। सेकंड ऑप्शन है उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है। थर्ड ऑप्शन है वे सांस नहीं ले पाती। और फोर्थ ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। अब ये तो सबको पता है, जल से जब मछलियां बाहर निकलेंगी तो वह क्या करेंगी? सांस नहीं ले पाएंगी, जिस कारण वह क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। जल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।